August 1, 2018. The morning in Kolkata broke with cloud-laden skies, incessant rain, a complete grayscale. And that is the very day when I started for my very first day in my medical college. Hello guys, this is Ayan Paricha and today I will share with you my experience of the very first day in my medical college, that is RGKar Medical College. At that point of time, I saw my college for the very first time and it was an absolute beauty. The blue magnanimous buildings of my college, those were just... हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ है काफ़ी स्पेशल गेस्ट इस चैनल पे। दिस इज़ आयन परिचा और ही इज़ अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट राजगढ़ मेडिकल कॉलेज कोलकाता और मोर ओवर ही इज़ वन ऑफ माय सुपर सीनियर्स ऑफ माय ओन कॉलेज। तो बेसिकली चीज़ क्या है कि मैं अभी इस मेडिकल कॉलेज में आया हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो नीट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अभी इसमें मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है। नीट के रिगार्डिंग मैं तुमको ईजिली गाइड कर सकता हूँ, बट MBBS में मैं अभी भी नया हूँ, सो कॉल्ड नूब हूँ। तो इस फील्ड का मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो भैया का आइडिया है। सो MBBS के रिलेटेड सारे जो मेरे डाउट्स थे तो मैं भैया से पूछ रहा था कि कैसे करना है, कैसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस फील्ड का रियलिटी क्या है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक इस वीडियो में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं कि नीट में हमारा लाइफस्टाइल कैसे होता है और MBBS में आने के बाद ये कैसे चेंज होता है। सो इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम स्टैम्प्स के लिए तुम डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हो और किसी भी पार्ट पे जाके स्किप कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 11 में जब एक स्टूडेंट पहली बार आता है उसको कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट का कोचिंग लेना है। तो सोसाइटी का एक अप्रोच क्रिएट कर देता है हमारे मन में कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल एलन आकाश बेस्ट है, इससे नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बट धीरे धीरे तुम जब क्लास 11 कंप्लीट करते हो, 12 पे आते हो, तुम्हें पता चलता है कि कोचिंग का रोल तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सोसाइटी तुम पे इम्पोज करता है। इसके बाद यार सिलेबस तुम्हें पहले लगता है कि बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि यार जो एक्चुअल पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें जो लगता है क्लास 11 के स्टार्टिंग में। मतलब यार यहाँ पे क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी। कई लोग यार काफ़ी सारे बुक्स फॉलो करते हैं बट इन दी एंड व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर द नीट एग्जाम इज योर NCERT। उसको अगर तुम ठीक से पढ़ लोगे तो आई गेस कोई और बुक को इतना डीपली रेफर करने का जरूरत नहीं। सो MBBS में इसके रिगार्डिंग क्या है? हाँ, तो देवांकुर ने जैसा कहा दैट्स वेरी ट्रू। मैंने जब नीट किया था तो तब थिंग्स वर लाइक दैट ओनली, लेकिन अभी MBBS में आने के बाद जो चीज़ें चेंज हुई है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस। अब सिलेबस में आप देखो क्या होता है कि सिलेबस MBBS में कोई डिफाइंड ऐसा सिलेबस नहीं है कि मुझे इतना ही पढ़ना है। सो वन ऑफ माई प्रोफेसर्स वंस सेड कि देखो MBBS का सिलेबस इज अल्टीमेटली टू सेव अ लाइफ। तो एक लाइफ को बचाने के लिए टू सेव अ लाइफ वॉट एवर यू नीड टू नो वो आपको जानना पड़ेगा। नो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये मुझे जानना चाहिए, ये स्किल्स मेरे को एक्वायर करना है, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स, ये थ्योरी मेरे को पढ़ना है एंड ये मेरे को प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स द बेसिक सिलेबस। लेकिन अब ये टू सेव अ लाइफ जो होता है वो बोलने में आसान है, लेकिन दैट्स अ ह्यूज सिलेबस, वो आप कर नहीं पाओगे। तो बेसिकली देन व्हाट हैपेंस, द यूनिवर्सिटी अंडर विच यू आर डूइंग योर MBBS वो आपको एक बेसिक आउटलाइन देता है कि ये जानना जरूरी है एक MBBS के बच्चे को। तो वो आप पढ़ना शुरू करते हो एंड फाइनली बिफोर योर एग्जामिनेशंस आपको क्या होता है कि आपको एक यूनिवर्सिटी का लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाता है। दैट गिव्स यू अ डायरेक्शन कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आते, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो दैट यू कैन फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन। अदरवाइज अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे बिफोर योर एग्जामिनेशंस इट्स नॉट गोना वर्क। सो दिस इज व्हाट द सिलेबस इज। आपको समझना है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको आपकी तरह उसको कट आउट कर लेना होता है। उसके बाद आते हैं कोचिंग में। अब कोचिंग में MBBS में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। Now there was a time कि जब कोचिंग ही रिसोर्सेज थे या फिर कॉलेज प्रोफेसर्स ही वर द सोल टीचिंग रिसोर्स एक्चुअली, या फिर टीचिंग एड थे। लेकिन अभी इंटरनेट का जमाना आ चुका है ना। इंटरनेट में यू हैव ब्रिलियंट रिसोर्सेज लाइक डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट पेड एप्स, ये सारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। पहले आपको आपकी लोकेलिटी में या फिर आपकी सिटी में जो बुक्स मिलते थे आपको वही पढ़ना होता था। नाउ यू कैन गेट होल्ड ऑफ मेनी अदर बुक्स ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली जो करना होता है कि MBBS में पढ़ने के लिए एज सच कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं लोग फॉर अ गाइडेड अप्रोच, लेकिन एज सच MBBS की पढ़ाई करने के लिए यू आर सो मेनी रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी रिसोर्सेज आपके कॉलेज के टीचर्स होंगे, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर रहा, कर भी नहीं सकता, उनसे पढ़ना ही है। एंड यू कैन सप्लीमेंट दैट आइडिया विद सम अदर यूट्यूब वीडियोज, कुछ एक दो बुक्स हो गए, डिफरेंट वेबसाइट्स हो गए, उनसे आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको उसके बाद किसी एग्जाम की प्रिपरेशन लेना, या USMLE हो गया, नीट PG/नेक्स्ट हो गया,
या फिर फ्लैप हो गया, तो वहां पर आपको थोड़ा गाइडेड अप्रोच, थोड़ा एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ये सब सीखना मैंडेटरी होता है. तो फॉर दैट यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग सेंटर और एनी प्रिपरेशन एप्स. बट फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस इज वेरी प्रीमैच्योर फॉर दैट. फर्स्ट ईयर इज, मुझे लगता है कि सोनली फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग होता है. आप वो कंसेप्ट बिल्ड करोगे, फिर आपको वो एमसीक्यू सॉल्विंग का टेक्निक, ट्रिक्स, ये सब पता चलेगा. सो देयर आर डिफरेंट, बट जैसे कि दिवांकुर ने भी कहा, नीट यूजे में वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है कि टॉप नेम्स के पास पढ़ना है या फिर टॉप इन द मार्केट में पढ़ना है तो ही हो पाएगा. यहाँ पर वैसा कुछ नहीं. आप कोई भी रिसोर्स यूज करो, अल्टीमेटली अगर आपको चीजें आती है, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व योर एमसीक्यूज, इफ यू नो हाउ टू टेक द एग्जाम, आप क्रैक कर सकते हो. तो जो मेन चीज मुझे समझ में आया भैया के ओपिनियन से कि यार कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कोचिंग, कोई भी बुक आप जिससे कंपैटिबल हो उसको आप फॉलो करो. आसपास के लोग क्या फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप अपने आप को जज मत करो, अपने कैपेबिलिटीज को जज मत करो. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हियर आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे देवांकुर ने कहा, सो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर या फिर मैं थर्ड ईयर में भी जब आया, माय सुपर जूनियर्स लाइक देवांकुर एंड माय इमीडिएट जूनियर्स, वो लोग पूछते कि भैया ये सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना होता है, ये सब्जेक्ट में कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा बुक बुरा है, कौन सा बुक पढ़ने से एग्जाम में मार्क्स मिलेगा. देखो, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन दिस, आई थिंक दिस वर्ड्स आर बेसलेस. क्योंकि सारी बुक्स मोरलेस ठीक ठाक ही हैं, ऑल विल गिव यू द नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा बुक पढ़ने में आपको अच्छा लगता है. लाइक वन ऑफ माय जूनियर्स आस्क्ड कि भैया ग्रेज एनाटॉमी पढ़ना मैंडेटरी है. इट्स नॉट अबाउट ग्रेज और नॉट अबाउट रीडिंग एनी अदर एनाटॉमी बुक. आपको एनाटॉमी समझ में आना चाहिए. जो बुक पढ़ के आपको कम टाइम स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वही बुक आपके लिए सूटेबल है. इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरे ये सीनियर ये पढ़ रहे थे तो मुझे ये पढ़ना है, मेरा ये बैचमेट ये पढ़ रहा है तो मुझे ये करना है. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. आपको जो बुक सूट होता है वही पढ़ना है. सो जो सेकंड पॉइंट भैया ने कहा कि सिलेबस, तो सिलेबस को लेके मैं नीट के रिस्पेक्टिव कुछ बताना चाहता हूँ. तो एमबीबीएस में क्या है कि तुम्हारे पास कोई वन पॉइंटेड सिलेबस नहीं है. मतलब तुम किसी बुक को फॉलो कर रहे हो घर पे, ये कंपलसरी नहीं है कि टीचर भी उसी बुक को रेफर करके तुमको क्लास में लेक्चर प्रोवाइड करेगा. सो बुक का एक यहाँ पे डिफरेंस होता है, पर नीट यूजे के रेस्पेक्टिव ये बिल्कुल नहीं होता है. तुम घर पे एनसीईआरटी पढ़ते हो, तुम्हारे टीचर्स भी एनसीईआरटी से नोट्स तुमको देते हैं. सो ये एक चीज़ है. और एक चीज़ जो एनसीईआरटी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, दैट्स अराउंड मैक्सिमम 70 to 80 पेजेस. और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इस चीज़ को एम्पलीफाई किया जाता है इनटू 2 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी. अब इन दोनों का अगर वॉल्यूम्स कंपेयर करो तो दैट्स अराउंड 1000 to 2000 पेजेस, मोर देन 2000 पेजेस. सो यही यार डिफरेंस है. सिलेबस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है एक बार में. बट एक चीज़ यार जो नीट में था कि हमको हर एक लाइन को कवर करना होता था, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता था. मतलब एंटायर नुक एंड कॉर्नर को हम देख पाते थे, पर एमबीबीएस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. हाँ, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि टाइम अराउंड यार 11 मंथ्स का होता है, और उसमें भी हर एक मंथ तो प्रोडक्टिव नहीं होता, पर उसमें भी तुम्हें 2000 पेजेस, मोर देन 2000 पेजेस को कवर करना पड़ता है. तो एंटायर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को तुम ग्रैस्प नहीं कर सकते. कुछ पार्ट छोड़ना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही स्टडी करना पड़ता है. यही एक बेसिक डिफरेंस है. सो इसके बाद हम चले जाएंगे स्टडी पैटर्न और स्टडी टेक्निक्स क्या फॉलो किया जाता था. यार बेसिक टारगेट रहता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, इनको दिन में एक बार इस सब्जेक्ट को एक बार ये टच करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने बायो का एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिजिक्स का एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, फिर केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत देख लिया. मतलब तीनों सब्जेक्ट को एक बार टच करके जाना है दिन में. और फिक्स स्टडी आवर्स अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 8 to 12 या 8 to रात के 1 बजे, तो ऐसा एक 5 to 6 आवर्स डेली कुछ इस तरीके का एक टाइम डेडिकेट करता था. इसके बाद जो स्टडी पैटर्न तुम्हारा है कि तुम्हारे पास एक कोचिंग है, तो कोचिंग से घर आके तुम पढ़ते हो, तो तुम्हारे पास एक टाइम स्लॉट होता है, एक टाइम टेबल होता है. एक टाइम टेबल को तुम ग्रेजुअली मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो मेन फोकस है नीट है. तुम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो थ्रू आउट द एंटायर ईयर. सो तुम डिवाइड कर सकते हो अपने टाइम को कि इस मंथ में मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट मंथ में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है. तो एक प्लान तुम्हारे पास पहले से मौजूद होता है, इसके अकॉर्डिंग तुम फॉलो कर सकते हो. एमबीबीएस में मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है. सो पता है, देखो एमबीबीएस में जैसे कि देवांकुर ने कहा कि फिक्स टाइम शेड्यूल एंड कवरिंग टॉपिक्स. तो देखो फिक्स टाइम शेड्यूल मेंटेन करना डिफिकल्ट है. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट में आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 2 years में भी, आप 11th 12th, और या फिर आप ड्रॉप दे रहे हो तो आपका प्रिपरेशन फिर से रीसेट हो जाता है आफ्टर 12th. तो वो एक ईयर का टाइम होता है. तो मैक्स टू मैक्स यू प्रिपेयर फॉर 1 or 2 years. मोर देन 2 years यू डोंट जनरली प्रिपेयर. एक चंक में अगर बात करें तो 2 years के लिए इट्स पॉसिबल टू मेंटेन अ एवरीडे रूटीन कि मैं हर रोज इतने घंटे डेडिकेट करूंगा, इतना रूटीन फॉलो करूंगा. इट्स पॉसिबल फॉर 2 years.
लेकिन अगर आप एमबीबीएस का ड्यूरेशन देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। 5.5 ईयर्स बोलते हैं थियोरेटिकली, लेकिन अगर आप इधर उधर थोड़ा इधर एग्जाम के बाद टाइम चला गया, यहाँ पर थोड़ा वेकेशन हो गया, वो हो गया, ये करके 6 ईयर्स हो जाता है। तब ये 6 लॉन्ग ईयर्स के लिए अगर आप ये मेंटेन करने जाओगे ना तो यू विल फेस अ बर्नआउट, तो बर्नआउट हो जाओगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अबाउट प्लेइंग द लॉन्ग गेम। आपको लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करते रहना है, और उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि एवरीडे आपको एक छोटा रूटीन बना लेना पड़ेगा कि आई विल टच द बुक्स, आई विल टच माई टॉपिक्स। अगर आप आउट ऑफ टच हो जाओगे ना, तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से व्हेन यू जस्ट गेट आउट ऑफ टच, उसके बाद वो कंटिन्यू होते जाता है कि आज मैंने बुक्स टच नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, कल भी मन नहीं किया, उसके बाद भी मन नहीं किया, एंड देन दिस गोज ऑन एंड ऑन। उसके बाद फिर से अगर आप ट्राई करोगे कि मुझे फिर से पढ़ने बैठना है, आई हैव टू सिट विद माई बुक्स और माई रिसोर्सेज, पढ़ना शुरू करना है, दैट बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट। तो जस्ट कीप इन टच विद योर बुक्स। लाइक फ्रॉम मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। व्हेन वी वर हैविंग आवर फ्रेशर्स, तो फ्रेशर्स के टाइम कॉलेज हो रहा था फुल फ्लेजेड। उसके बाद कॉलेज के ड्यूरिंग कॉलेज में जो ब्रेक्स होते थे, आफ्टर कॉलेज रिहर्सल्स हो रहे थे, डांस के रिहर्सल्स, ड्रामा के रिहर्सल्स, और हम घर लौट रहे थे अराउंड, कॉलेज से हम लोग निकल रहे थे अराउंड 7:30-8 इन द नाइट। तो उसके बाद घर जा रहे थे एंड वी वर डेड टायर्ड, डेड एग्जॉस्टेड। तो उसके बाद पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू सो दैट आई डोंट लूज द टच ऑफ स्टडिंग, कि मैं हर रोज सुबह कॉलेज आते वक्त मेट्रो में थोड़ा बहुत मोबाइल में पीडीएफ बुक्स वगैरह पढ़ते रहता था, सो दैट आई डोंट लूज द टच। मेंटेनिंग द टच इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एज फार एज देवांकुर ने कहा कि टाइम टेबल मेंटेन करने का बात, टाइम टेबल मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक अगर ऐसे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे कि 1 घंटा एनाटॉमी को देना है, 1 घंटा फिजियो को देना है, 1 घंटा बायोकेम को देना है। आप ये कर सकते हो कि आप 2-3 छोटा छोटा टॉपिक डिसाइड कर लो कि अच्छा आज मैं पढ़ लूंगा एनाटॉमी में, मे बी फीमर बोन में आज कर लूंगा, फिजियोलॉजी में आई विल स्टडी मे बी फॉर एग्जांपल HCl सिक्रीशन इन स्टोमक में पढ़ लूंगा, और बायोकेमिस्ट्री में मे बी मैं ग्लाइकोलिसिस कर लूंगा। तो इतना छोटा छोटा टॉपिक का गोल बनाओ, वो आप पढ़ लो अच्छे से। तो जैसे आप गोल अचीव करते जाओगे ना, छोटा गोल बना अचीव करते जाओगे, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि अच्छा मैंने पढ़ाई किया। सो दैट विल गिव यू अ सेटिस्फेक्शन। विदाउट सेटिस्फेक्शन आई डोंट बिलीव कि आप लॉन्ग रन में भाग पाओगे इन एमबीबीएस। तो भैया ने जो कहा कि सेटिस्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिलेटेड मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार मतलब पहले एमबीबीएस में आया था, अराउंड फर्स्ट ईयर के पहले, तो मैं मतलब तुम सोच सकते हो कि नीट में जैसे फॉलो करते हैं टाइम टेबल, सो मैंने ऐसा शेड्यूल बनाया था कि आज इस चैप्टर का, आज एनाटॉमी का ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद फिजियोलॉजी के ये करूँगा, बायोकेमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स कवर करूँगा। तो क्या हुआ, एनाटॉमी में पढ़ने बैठा, अब चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं, एक कॉन्सेप्ट में मेरा अराउंड 3 से 4 घंटा लग गया। सो उसके बाद यार पूरा मूड चला गया, क्योंकि यार टाइम टेबल पूरा बिगड़ गया था। जब टाइम टेबल पूरा बिगड़ जाएगा, आपका स्टडी का जो सेटिस्फेक्शन है, जिसके बारे में भैया ने बात किया, वो एकदम पूरा खत्म हो जाता है। तो उसके बाद यार थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि आप जितना हो सके उतना ही एक दिन के लिए चूज करो, उससे ज़्यादा मत चूज करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज सेटिस्फैक्शन। तो यार बस आज के लिए यही तक। आई होप कि तुम्हें वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि कौन सा पार्ट तुमको बेस्ट लगा। और थोड़ा सा एब्रप्ट एंडिंग हो गया, मुझे पता है। कुछ टॉपिक्स जो हमने कवर नहीं किए, हम इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो इन द मीन टाइम तुम आयन भैया का चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो। उनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके दे दिया है, तो उसको भी जाके चेकआउट करो, और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो यार ये कुछ इस तरीके का था कि एमबीबीएस में लाइफ कैसा होता है। तुमको शायद एक आइडिया मिल रहा होगा। और जो लोग यार नीट में क्वालिफाई कर चुके हैं और यार कुछ ही दिनों में मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, तो उनके लिए यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको पसंद आया तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मिलता हूँ सेकंड पार्ट को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।